नमस्ते। आज हम एक ऐसे पौधे की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका नाम हम सब ने सुना है, अक्सर टूथपेस्ट के विज्ञापनों में, वज्रदंती। लेकिन यहाँ एक पहेली है। एक तरफ कंपनियां इसे वज्रदंती यानी दांतों का रक्षक कहकर बेच रही हैं, दूसरी तरफ आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथों में इसी पौधे का एक और नाम मिलता है, सहचर यानी साथी। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गठिया और कमर दर्द जैसे वात रोगों में। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। आज का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम समझेंगे कि कैसे एक ही पौधा दांतों को वज्र जैसा बनाने से लेकर दर्द से परेशान इंसान का सबसे अच्छा सहचर या साथी बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है। ये आयुर्वेद के उस गहरे नजरिए को समझने की कोशिश है जो एक ही चीज में हजारों संभावनाएं देखता है। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेंगे आयुर्वेद के प्राचीन श्लोक। तो चलिए इस पौधे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस किरदार को पहचानना होगा। आखिर ये पौधा है क्या और इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? वानस्पतिक रूप से इसका नाम है बैरलेरिया प्रियोनिटिस लिन। यह एक कांटेदार झाड़ी है जिसके फूल बेहद खूबसूरत सुनहरे पीले रंग के होते हैं। आयुर्वेद में किसी भी पौधे को उसके नामों से ही पहचाना जाता है, क्योंकि हर नाम उसके किसी गुण या पहचान को उजागर करता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसके नामों का एक सुंदर श्लोक है। सैरेयकः कुरंटकः कुरुबकः सहचरश्च स पीतपुष्पश्च झिंटिच कुरंटो बाणेत्यपि। वाह, मतलब एक ही पौधे के इतने सारे नाम। सैरेयक, कुरंटक, सहचर। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सैरियक का क्या मतलब है? सैरेयक इसका सबसे शास्त्रीय और प्रमुख नाम है, जो आपको चरक सुश्रुत से लेकर सभी ग्रंथों में मिलेगा। यह इसकी आधिकारिक पहचान है, जैसे किसी का पासपोर्ट पर नाम होता है। फिर आता है कुरंटक। कुरंटक, ये सुनने में थोड़ा अलग है। इसका क्या राज है? कुरंटक का मतलब होता है कांटेदार या प्रिकली। ये नाम इसकी बनावट को दिखाता है। अगर आप इस पौधे को छुएंगे तो इसके तीखे कांटे आपको तुरंत इसका परिचय दे देंगे। ये इसका सबसे पुराना नाम है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। श्लोक में एक और सुंदर नाम है पीतपुष्प। पीतपुष्प यानी पीले फूलों वाला। ये तो सीधा और सरल है। हाँ, इसे हेम पुष्पक भी कहते हैं। हेम यानी सोना। इसके सुनहरे पीले फूल इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अब आते हैं उस नाम पर जो चिकित्सकीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सहचर। हाँ, सहचर यानी अ कंपेनियन और एन एसोसिएट। ये नाम किसी पौधे के लिए थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो आयुर्वेद का सौंदर्य है। इसे सहचर इसलिए कहा गया क्योंकि ये वात रोगों, खासकर गठिया, साइटिका, कमर दर्द में हमेशा एक साथी की तरह काम करता है। जहां भी वात का दर्द और जकड़न होगी, ये पौधा एक भरोसेमंद साथी की तरह मौजूद रहेगा। हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। बहुत दिलचस्प। लेकिन एक मिनट, जिस नाम से हम सब इसे जानते हैं, वज्रदंती, वो तो इस श्लोक में है ही नहीं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। वज्रदंती इसका शास्त्रीय नाम नहीं, बल्कि इसका गुण कर्म नाम है। मतलब ये नाम इसके काम के आधार पर पड़ा है। ये लोक परंपरा से आया हुआ नाम है जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज इसकी शास्त्रीय पहचान से भी बड़ा हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है जो दांतों को वज्र के समान यानी हीरे की तरह मजबूत बना दे। तो चलिए इसी सबसे प्रसिद्ध नाम को पहले पकड़ते हैं। वज्रदंती नाम सिर्फ एक मार्केटिंग टैगलाइन नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा दर्शन भी होगा। बिल्कुल, ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम से जुड़ा है, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। वज्र जैसे दांत सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। पुराने समय में लोग इसकी टहनियों से दातून करते थे। ये सिर्फ दांत साफ करने की प्रक्रिया नहीं थी, ये एक दैनिक अनुष्ठान था जिससे शरीर में बीमारियां प्रवेश ही ना कर पाएं। मतलब ये एक तरह की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थी। आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, बीमारी को होने ही नहीं दे रहे हैं। और आज के समय में भी ये उतना ही सच है। कई हर्बल टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हाँ, बिल्कुल। आज विज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहा है। इसके पत्तों और छाल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ये वही बैक्टीरिया है जो हमारे मुंह में एसिड बनाकर दांतों में सड़न या कैविटी पैदा करता है।
तो जो बात हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे, आज की साइंस उसे लैब में साबित कर रही है। ठीक है, तो दांतों वाला हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन लोक परंपरा में लोग इसे और भी कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे ना, जैसे चोट या घाव पर। हाँ, लोक चिकित्सा में इसका बहुत प्रयोग होता था। कहीं सूजन हो या चोट लग जाए तो इसकी पत्तियों को पीसकर लेप बनाकर लगा देते थे। ये दर्द और सूजन दोनों को खींच लेता था और घाव को जल्दी भरता था। एक मिनट, जोड़ों के दर्द और घाव भरने तक तो ठीक था, लेकिन बालों के लिए ये कनेक्शन थोड़ा समझ नहीं आया। शरीर के अंदर की सूजन और सिर के बालों का क्या लेना देना? इसका लेना देना है वात दोष से। आयुर्वेद के अनुसार बालों का झड़ना या समय से पहले सफेद होना अक्सर वात दोष के बढ़ने से होता है, जो शरीर में रूखापन लाता है। इसकी पत्तियों को दही में मिलाकर जब बालों पर लगाया जाता है तो ये वात को शांत करके बालों की जड़ों को पोषण देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास वो क्या है? पारंपरिक रूप से इसे प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी बढ़ाने वाला माना जाता था, लेकिन कुछ आधुनिक स्टडीज में जब नर चूहों पर इसकी जड़ के अर्क का प्रयोग किया गया तो परिणाम बिल्कुल उल्टा आया। इसने गर्भ निरोधक यानी एंटी फर्टिलिटी प्रभाव दिखाया। क्या? ये तो कमाल की बात है। एक ही पौधा प्रजनन क्षमता बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान की गहराई को दिखाता है। कंफ्यूजन पौधे में नहीं, हमारे समझने में है। यहाँ एक प्राचीन सिद्धांत काम करता है, देश काल प्रभावेश्च संस्कारेश्च तथा गुणयः द्रव्यमेकम ही नाना कर्म करम भवेत। इसका अर्थ है एक ही औषधि देश काल, उसे बनाने की विधि यानी संस्कार और प्रयोग करने के तरीके के आधार पर अलग अलग काम कर सकती है। अच्छा, तो इस मामले में ऐसा क्या अलग था? दो मुख्य बातें। पहली, पौधे का कौन सा अंग पार्ट यूज्ड इस्तेमाल हुआ। पारंपरिक प्रयोग में कोमल पत्तियों का बाहरी लेप या हल्का रस इस्तेमाल होता था, जबकि वैज्ञानिक प्रयोग में पौधे की जड़ का गाढ़ा अर्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल हुआ, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरी बात मात्रा, डोसेज। जड़ के अर्क की ज्यादा मात्रा शरीर की धातुओं, खासकर शुक्र धातु का क्षय कर सकती है, उसे सुखा सकती है। समझ गया। तो ये पौधे का दोष नहीं है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसका कौन सा हिस्सा कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता है। एक ही चीज दवा भी है और जहर भी, बस मात्रा का फर्क है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करने की सलाह दी जाती है। ये वाकई फैसिनेटिंग है। तो अब हमने इसके उपयोग और विरोधाभास देख लिए, लेकिन आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी को सिर्फ उसके उपयोग से नहीं समझता है ना। जरूर कोई गहरा ढांचा होगा जो बताता है कि ये शरीर में कैसे काम करता है। क्या यहीं पर वो रस, गुण, वीर्य वाली बात आती है? बिल्कुल। किसी भी जड़ी बूटी की कुंडली है उसका रस पंचक। यही बताता है कि वो पेट में जाने के बाद क्या गुल खिलाएगी। इसके गुणों का भी एक श्लोक है, सरे यकः कटुस्तिक्तो मधुरश्च ओष्णवीर्यकः कफ वातहरः स्निग्धः केश्यो दंत्यो व्रणापः। यह श्लोक इसकी पूरी कुंडली खोल देता है। चलिए, तो फिर इस कुंडली को पढ़ते हैं। सबसे पहले रस यानी टेस्ट। श्लोक कहता है तिक्त और मधुर, कड़वा और मीठा। ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इसका क्या असर होता है? इसे ऐसे समझिए, इसका कड़वा तिक्तपन एक तरह से शरीर का क्लीनर है। ये कफ को तोड़ता है, खून साफ करता है और इन्फेक्शन को मारता है। और साथ में जो हल्की सी मिठास मधुर है, वो ताकत देने वाले टॉनिक की तरह काम करती है। ये वात को शांत करती है और शरीर को पोषण देती है। तो एक ही पौधे में सफाई और पोषण दोनों का कमाल का संतुलन है। वाह, क्लीनर और टॉनिक एक साथ। और इसके गुण यानी क्वालिटीज क्या हैं? इसके गुण हैं लघु यानी लाइट और अति स्निग्ध यानी वेरी अंक्शुअस, ऑयली। हल्का लेकिन बहुत ज्यादा चिकना। ये फिर से एक विरोधाभास जैसा लग रहा है। नहीं, यही इसकी खूबी है। लघु यानी हल्का होने के कारण यह शरीर की छोटी छोटी नाड़ियों यानी चैनल्स में भी आसानी से और गहराई तक पहुंच जाता है।
और स्निग्ध यानी चिकना होने के कारण ये वात दोष के रूखेपन को खत्म करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मशीन में तेल की कमी से पुर्जे घिसने लगते हैं और आवाज करने लगते हैं। शरीर में वात बढ़ने पर जोड़ों में भी यही होता है, दर्द, अकड़न और कटकट की आवाज। सैरियक का ये स्निग्ध गुण वही तेल है जो जोड़ों को चिकनाई देता है। बेहतरीन एनालॉजी। तो ये एक लाइट नॉन ग्रीसी तेल जैसा है जो जल्दी अब्जॉर्ब होकर अपना काम करता है। और इसका वीर्य यानी पोटेंसी? इसका वीर्य उष्ण, हॉट है। इसकी तासीर गर्म होती है। यही गर्मी शरीर में वात और कफ की ठंडक को काटती है, खून का दौरा बढ़ाती है और सूजन को कम करती है। और अंत में इसका विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट यानी पचने के बाद का असर कटु होता है, जो फिर से कफ और वात को संतुलित करता है। तो संक्षेप में इसकी कड़वाहट सफाई करती है, मिठास पोषण देती है, गर्मी सूजन घटाती है और चिकनाई रूखापन दूर करती है। अब समझ में आया कि ये दांतों के इन्फेक्शन से लेकर सूखे और दर्द भरे जोड़ों तक दोनों पर कैसे काम कर सकता है। पहेली अब सुलझ रही है। लेकिन इसकी गर्म तासीर का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म है, इसलिए जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है, यानी पित्त प्रकृति के लोग, उन्हें इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में लेने पर यह एसिडिटी या जलन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इसकी कुंडली समझ चुके हैं। अब आते हैं उस दूसरे रहस्यमयी नाम पर, सहचर। ये साथी वाली भूमिका कैसे निभाता है, खासकर उस प्रसिद्ध सहचरादि तैल में। इसके गुणों के आधार पर इसके मुख्य काम यानी कर्म तय होते हैं, जैसे दंत्य, दांतों के लिए अच्छा, जो इसे वज्रदंती बनाता है। शोथर, सूजन कम करने वाला। व्रणरोपक, घाव भरने वाला। लेकिन इसका सबसे बड़ा कर्म है वातहर, वात को शांत करना। और इसी कर्म की वजह से ये सहचर आदि तेल का हीरो है। उस तेल में इसकी क्या भूमिका है? वो तेल किन चीजों में काम आता है? सहचर आदि तेल मुख्य रूप से सियाटिका, पक्षाघात यानी पैरालिसिस, कमर दर्द और पैरों से जुड़ी वात की समस्याओं में इस्तेमाल होता है। इन सभी समस्याओं में वात दोष के कारण भयंकर दर्द, जकड़न और सुन्नपन होता है। इस तेल में सेरेयक यानी सहचर लगभग 35% मात्रा में मुख्य घटक है। यहाँ इसका उष्ण वीर्य वात की ठंडक को काटता है और इसका स्निग्ध गुण तिल के तेल के साथ मिलकर जोड़ों और नसों के सूखेपन को दूर कर उन्हें पोषण देता है। तो ये सच में अपने सहचर नाम को सार्थक करता है। ये उन लोगों का सच्चा साथी है जो वात के दर्द से परेशान है। ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये उस फॉर्मूला का मुख्य किरदार है। बिल्कुल, ये वात विकारों के अंधेरे में एक भरोसेमंद साथी की तरह रास्ता दिखाता है। ये अद्भुत है। तो अगर कोई इसका उपयोग करने के बारे में सोचे तो उसे किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब कौन सा हिस्सा, कितनी मात्रा? वैसे तो इसका पूरा पौधा यानी पंचांग उपयोगी है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी पत्तियां, जड़ और छाल का प्रयोग होता है। अगर ताज़ी पत्तियों का रस लेना है तो 10 से 20 ml तक, और अगर काढ़ा बनाकर पीना है तो 50 से 75 ml तक लिया जा सकता है। और सावधानियां? सबसे महत्वपूर्ण सावधानी वही है, पित्त प्रकृति के लोग और जिन्हें एसिडिटी की समस्या है वे इसे बहुत सावधानी से लें। और गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान किसी भी हाल में बिना किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल ना करें। तो हमने वज्रदंती नाम की एक आम जड़ी बूटी से शुरुआत की और आयुर्वेद के गहरे ज्ञान के सागर में गोता लगाया। हमने देखा कि कैसे इसके अलग अलग नाम इसके अलग अलग किरदारों की कहानी कहते हैं। वज्रदंती के रूप में दांतों का रक्षक और सहचर के रूप में वात रोगों का साथी। यही सेरेयक की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे शास्त्रीय ज्ञान यानी संहिताओं में खुरंटक और लोक परंपरा वज्रदंती दातुन दोनों एक साथ मिलकर एक जड़ी बूटी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। यह आयुर्वेद के उस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां एक ही औषधि में शोधन यानी क्लेंजिंग और शमन यानी नरिशिंग दोनों की क्षमता होती है। बस उसके प्रयोग की विधि, अंग और मात्रा सही होनी चाहिए। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, प्रजनन क्षमता पर इसके विरोधाभासी प्रभाव वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है। ये गहरा सवाल छोड़ जाता है, कैसे एक ही पौधे की जड़ और पत्ती या उसका अर्क और लेप उसके प्रभाव को इतना बदल सकते हैं कि वो जीवन देने की क्षमता को रोकने की क्षमता में बदल दें। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। एक ही चीज दवा भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ हमारे ज्ञान का है।
ये जानना कि क्या, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये ज्ञान और विवेक की जिम्मेदारी सीधे सीधे हम पर डाल देता है।